नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस YouTube सेशन में। आप लोग फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए। आइए, ये है आपका सेट नंबर 38। सेट नंबर क्या है आपका? 38 है। 40 क्वेश्चंस आपके यहाँ हैं। सबसे पहले हम ग्रामेटिकल एरर वाले क्वेश्चंस को फाइंड यहाँ पे करेंगे। एक भी क्लास नहीं किया हूँ 3 डेज से, तब हो जाएगा। क्यों नहीं किए हैं? हाँ, बिल्कुल क्लास चल रहा है। जो भी जिसका जो प्रॉब्लम है लास्ट में पूछिएगा। अब मैं होता हूं स्टार्ट, अब मैं रुकूंगा नहीं। माई ड्राइवर और माई मेड आर स्टीलिंग फ्रॉम मी। अब यहां पर क्या होना चाहिए? यहां पर आप और का इस्तेमाल कर रहे हैं, है ना। माई ड्राइवर और माई मेड। अब देखिए, आप ऐसा पढ़ते हैं कंजंक्शन में। आपने यहां इधर और का इस्तेमाल किया, इधर और, फिर आपका होता है नीदर नॉर। इनके साथ जब भी आप सब्जेक्ट कनेक्ट करते हैं या इनके साथ जब भी आप वर्ब का इस्तेमाल करते हैं तो दो सब्जेक्ट कनेक्ट होता है ना। यानी इधर और निदर नॉर। सब्जेक्ट 1, बीच में आपको यही कंजंक्शन मिलेगा, और फिर आपका होगा सब्जेक्ट 2। आगे जो आने वाला वर्ब है, जब इधर और निदर नॉर की बात करेंगे तो नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का इस्तेमाल किया जाता है। जो नियरेस्ट आपका सब्जेक्ट है, इधर माई ड्राइवर और माई मेड। अब यहां पर माई ड्राइवर और माई मेड, यहां पे आपका आर है। आर का नियरेस्ट सब्जेक्ट आपका मेड है, जो कि अपने सिंगुलर फॉर्म में है, इसीलिए वर्ब आपका सिंगुलर ही होना चाहिए। तो यहां पर आर के प्लेस पे आर आपका गलत माना जाएगा, इस आर के प्लेस पे होना चाहिए इज। यही आपका हुआ एरर फ्रॉम मी। करेक्ट ऑप्शन बी, बिफोर बॉम्बे आपका आंसर माना जाएगा। इधर और, निदर नॉर और नॉर, इन सभी के साथ आपके एक से दो सब्जेक्ट कनेक्ट होंगे, और आने वाला जो आपका वर्ब है वह किसके अकॉर्डिंग? नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग माना जाएगा। चलिए, नंबर 2 की बात करेंगे। यहां पे भी आपका क्या है? न्यूज मेन अलोंग विद द पॉलिटिशियन इज कमिंग टुडे। अब आइए, यहां दो तीन बातें करते हैं। सबसे पहले यहां पर हमने लिखा न्यूज वर्ड। हम आपको कई बार बता चुके हैं, न्यूज हो या आपका इंफॉर्मेशन हो या एडवाइस आए, ADVIC, है ना। न्यूज, इंफॉर्मेशन या एडवाइस, ये जो आपके नाउन होते हैं, ये नाउन आपके होते हैं अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन नंबर के अकॉर्डिंग होते हैं आपके सिंगुलर। पहली बात ये। लेकिन यहां से न्यूज से आपका वर्ड बन गया न्यूज और MAN मैन, और ये एक और वर्ड बन जाएगा यहां न्यूज और MEN मैन। अब यहां पर MAN मैन की बात करेंगे तो ये आपका होगा सिंगुलर, और MEN मैन की बात करेंगे तो ये आपका होगा प्लूरल। जबकि न्यूज अपने आप में है अनकाउंटेबल नाउन, जो सिंगुलर ही रहता है, जिसका कि प्लूरल नहीं बनेगा। अब आइए, यहां पर न्यूज मेन की बात कर रहे हैं, MEN मैन, यानी कि अपने आप में क्या है? तो ये अपने आप में है आपका प्लूरल। अब यहां पर कंजंक्शन के फॉर्म में आया है अलोंग विद, और यहां लिखा हुआ है द पॉलिटिशियन। द पॉलिटिशियन की अगर आप बात करें तो ये अपने सिंगुलर फॉर्म में है। और अलोंग विद की अगर बात करेंगे तो विद आपका जो है ये आपका प्रेपोजिशन है। और प्रेपोजिशन का कॉन्सेप्ट ये है कि प्रेपोजिशन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट माना जाता है। प्रेपोजिशन से पहले आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रेपोजिशन का सब्जेक्ट माना जाएगा, और सेंटेंस में आगे आने वाला जो वर्ब है वह आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो अलोंग विद के बाद द पॉलिटिशियन ये ऑब्जेक्ट है, यहां आपका वर्ब है जो किसके अकॉर्डिंग होगा? न्यूज मैन के अकॉर्डिंग, जो अपने आप में क्या है? प्लूरल। तो यहां पर इज के प्लेस पे इज ना होके होना क्या चाहिए था? आर। करेक्ट ऑप्शन बी, बिफोर बॉम्बे कमिंग टुडे। क्लियर है मामला? किसी के मन में किसी भी टाइप का कोई भी डाउट आएगा, आप बंधु करेंगे सवाल, है ना। ये आपको ध्यान रखना है। हाँ, एंड होता तो हो सकता था। अमित कुमार जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। आज सारे पुराने बच्चे ही हैं या कोई ऐसा भी है जिनका पहला क्लास है इस YouTube सेशन में मेरे साथ? जिनका पहला क्लास है वो बता देंगे सर आपका पहला क्लास है, आपसे थोड़ी बहुत बातचीत कर लेंगे हम। जिनका पहला क्लास हो, जो फर्स्ट टाइम आज आए हैं, थोड़ा बता दीजिए, थोड़ी बहुत बातचीत हो जाएगी आपसे। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक।
बोला गया यहां पर एम के पहले आई है जो आपका यहां पे मिसिंग है। आई एम एनॉयड बिकॉज यू आर सेंसलेस क्वेश्चंस। अब बोला गया आई एम एनॉयड, यहां आपके दो क्लॉज हैं अगर बात करेंगे तो आई एम एनॉयड में पहला क्लॉज आई एम एनॉयड और दूसरा है यू आर सेंसलेस क्वेश्चंस, और बीच में आपका ये बिकॉज यहां पर जो है ये बिकॉज आपका कंजंक्शन के फॉर्म में आया है। पहली बात ये। तो एनवाइड की अगर बात करेंगे तो एनवाइड का मतलब क्या हो गया, एनवाइड यानी अपसेट है, यानी नेगेटिव रिजल्ट निकल के आया, मैं परेशान हूं भैया। क्यों? क्योंकि यू आर डैश सेंसलेस क्वेश्चन, क्योंकि आप सेंसलेस, लेस का मतलब क्या होता है नॉट, यानी आपके क्वेश्चन में कोई भी सेंस नहीं है। अब यहां पर बिकॉज इस चीज के होने का रीजन बताएगा, तो रीजन नेगेटिव होगा तभी तो आपका रिजल्ट भी नेगेटिव है। अब यहां पर यू आर प्लेसिंग, भाई प्लेसिंग का मतलब क्या होता है, जब किसी भी चीज को आप जगह देने का काम करेंगे, स्पेस देने का काम करेंगे, तो यहां पर प्लेसिंग आपका आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, कोई भी सेंस नहीं बनेगा। यू आर सेइंग सेंसलेस और यू आर आस्किंग क्वेश्चन, सवाल आप पूछते हैं, है ना, से द क्वेश्चन नहीं होता, और इसी को बोलते हैं कोलोकेशन। से द क्वेश्चन नहीं होता है, आस्क द क्वेश्चन होता है, और ये हो गया आपका कोलोकेशन, यानी किस वर्ड का इस्तेमाल कहां पे होना चाहिए। तो ये से द क्वेश्चन जो आप बोल रहे, ये रॉन्ग एक्सप्रेशन है। क्या होगा, आस्क द क्वेश्चन। करेक्ट ऑप्शन होना क्या चाहिए, यू आर आस्किंग सेंसलेस क्वेश्चन, सी फॉर कैनेडा। ये आपको ध्यान रखना है। मैं हूं सर सत्यम कुमार जी। चलिए, बहुत स्वागत है आपका। सत्यम जी, डेली ये सेशन आपका चलता है 8:30 बजे से इसी यूट्यूब चैनल पे, और आप नए हैं, आपका मोस्ट वेलकम है। किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा, बेझिझक आप पूछेंगे, विदाउट एनी हेजिटेशन आपको सवाल करना है। क्लियर? परेशान नहीं होना है, और डेली 8:30 में इसी यूट्यूब चैनल पे आपको लाइव आ जाना है। कोई बात नहीं, या तो इधर और होगा, या नीदर नॉर होगा, या और होगा, नहीं तो नॉर होगा, है ना अमित जी? ये ध्यान रखना है। गोपाल जी, हरे कृष्णा, प्रीतिशा प्रणाम सर, प्रणाम प्रणाम। नंबर 4 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, माई कजन इज डैश पुलिस ऑफिसर। अब यहां पर देखिए कजन की बात की गई है, आइए कुछ बात बता दें। नाउन में आपने ऐसा पढ़ा होगा कि COUSIN, ये कजन वर्ड जो है, कजन भाई के लिए भी इस्तेमाल होता है और कजन सिस्टर के लिए भी इस्तेमाल होगा। इसीलिए ग्रामर में आप नाउन में ऐसा पढ़े हैं कि कभी भी अगर आपका कजन ब्रदर या कजन सिस्टर ये टर्म इस्तेमाल हुआ तो ये आपका क्या माना जाएगा, रॉन्ग माना जाएगा, ग्रामेटिकल एरर है। तो माय कजन इज पुलिस ऑफिसर। अब यहां पर आइए, पुलिस की बात कर रहे बंधु, ध्यान से देखना है। POLIC, पुलिस जो होता है ये अपने आप में होता है कैसा, नंबर के अकॉर्डिंग प्लूरल। कैसा होगा, प्लूरल होगा। फिर यहां पर पुलिस का सिंगुलर क्या होता है, तो POLICEMAN, पुलिसमैन, ये आपका नंबर के अकॉर्डिंग हो गया सिंगुलर। अब यहां पर इसका भी बन जाता है प्लूरल, तो POLICEMEN, ये आपका हो गया पुलिसमैन। पुलिस मेन की बात करेंगे, अब ये भी नंबर के अकॉर्डिंग हो गया प्लूरल। क्या कॉन्सेप्ट है, तो ये जो आपका POLIC पुलिस प्लूरल है नंबर के अकॉर्डिंग, तो इसका मतलब है ऑल द कॉन्स्टेबल्स। बिहार पुलिस, अमेरिकन पुलिस, ऑस्ट्रेलियन पुलिस, सारे के सारे, तो इस पुलिस का मतलब है जो भी है सारे के सारे। यहां पर जो पुलिसमैन लिखा हुआ है इसका मतलब हो गया अ कॉन्स्टेबल, यानी आप एक सिपाही के बारे में बात कर रहे हैं। और यहां जो बोला गया पुलिस मेन, MEN मेन, इसका मतलब है एक से ज्यादा, लेकिन सारे नहीं, 5000 पुलिस मैन, 5000 पुलिस मैन, यानी 5000 हैं, सभी की बात नहीं कर रहे। तो पुलिस मैन का मतलब हो गया आपका मोर देन वन बट नॉट ऑल, मोर देन वन बट नॉट ऑल। अब यहां बंधु ध्यान से अगर आप देखिए, तो ये जो आपका पुलिस है, ये सिंगुलर या प्लूरल अगर हो रहा है, तो यहां पर ये हमारे हो गए क्या, नाउन। क्या हो गए, नाउन, क्योंकि नाउन का ही सिंगुलर या प्लूरल होगा। यहां पर पुलिस ऑफिसर आप बोल रहे, और ऑफिसर अपने आप में क्या है, तो नाउन है।
और जो नाउन को क्वालिफाई करता है उसे आप एडजेक्टिव कहने का काम करेंगे। यहां पुलिस आपका नाउन हो रहा है, बट यहां पे ये पुलिस अदर नाउन का क्वालिफायर है, तो इसे आप क्या कहने का काम करेंगे? एडजेक्टिव कहने का काम करेंगे। तो यहां पर आपका क्या है? ऑफिसर नाउन है, और ये नाउन अपने सिंगुलर फॉर्म में है, तो यहां पर आर्टिकल होना चाहिए ए एन द का कोई यहां पर सेंस बनेगा नहीं, और यहां पर पुलिस वॉबल साउंड दे रहा, तो एन का कोई सेंस नहीं है, होना चाहिए माई कजन इज अ पुलिस ऑफिसर, माई कजन इज अ पुलिस ऑफिसर। ये आपको ध्यान में रखना है, कहीं से कोई भी डाउट सवाल करना है। हाँ, कजन सिस्टर आपका रॉन्ग है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नंबर 5 में आइए, और क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का मामला। डायरेक्ट से इनडायरेक्ट का मामला है, नरेशन का मामला यहां पे चल रहा है। सी सेड टू मी कैन यू गिव मी योर पेन। अब आप देखिए यहां पर क्या है, अगर आप डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, डायरेक्ट स्पीच की बात करेंगे, तो डायरेक्ट स्पीच में यहां पे आपका है रिपोर्टिंग वर्ब, फिर इन्वर्टेड कामाज, रिपोर्टेड स्पीच, इन्वर्टेड कामाज क्लोज। अब यहां अगर देखिए सी सेड लिखा हुआ है, सेड का मतलब है रिपोर्टिंग वर्ब V2 में है, यानी पास्ट में है। रिपोर्टेड स्पीच की अगर आप बात करेंगे तो रिपोर्टेड स्पीच कैन यू, यानी ये आपके इंटेरोगेटिव सेंटेंस में है। किस सेंटेंस में है? और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपका हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, कैन, यानी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, आप यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं कैन का, यानी ये आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट में गया है डायरेक्ट स्पीच में। जैसे ही डायरेक्ट से हम कहां जाएंगे? इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे। कहां जाएंगे बंधु? इनडायरेक्ट स्पीच में जाएंगे, तो आपका सबसे पहले ये रिपोर्टिंग वर्ब जो है ये यहां पे होगा, फिर यहां पर कंजंक्शन का इस्तेमाल होना है। अब कंजंक्शन के प्लेस पे क्या होना चाहिए? तो दैट का इस्तेमाल तो होगा नहीं, बिकॉज हमारा रिपोर्टेड स्पीच इंटेरोगेटिव फॉर्म में गया है, और वो इंटेरोगेटिव आपके हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट है, तो यहां पर कंजंक्शन के प्लेस पे या तो इफ होना चाहिए, या नहीं तो आप वेदर का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? फिर आप यहां पे लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। अब जो रिपोर्टेड स्पीच लिखेंगे, तो इधर तो ये इंटेरोगेटिव फॉर्म में गया, यहां पर ये सिंपल सेंटेंस हो जाएगा। और अगर सिंपल सेंटेंस की बात आप करेंगे, तो सिंपल सेंटेंस में सबसे पहले आपका जो आना है वह आपका सब्जेक्ट होगा, और सब्जेक्ट के बाद रिपोर्टिंग वर्ब गया है पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच है प्रेजेंट में, चेंज करोगे पास्ट में जाएगा, और कैन का पास्ट क्या होगा? तो कुड होगा, और आगे जो भी बातें हैं वो होनी चाहिए। तो सी सेड टू मी, अब यहां पर सी की जगह सीता इस्तेमाल कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, हो सकता है यहां सीता ही हो, टाइपो एरर है। तो सी आस्क्ड मी, अब यहां पे जैसे ही रिपोर्टिंग वर्ब आपका कंप्लीट होगा, तो यहां पे कंजंक्शन चाहिए जो कि मिसिंग है, ऑप्शन ए एलिमिनेट हुआ। सीता आस्क्ड मी, इफ का इस्तेमाल आपने किया है, सही है। अब यू आपका सेकंड पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट यू सेकंड, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो मी के अकॉर्डिंग यहां आई हुआ, लेकिन आपने कैन की टेंस को चेंज नहीं किया, तो आपका ऑप्शन भी एलिमिनेट। और सी की बात करूंगा, सीता आस्क्ड मी इफ आई कुड गिव। अब यहां पर मी है, मी आई फर्स्ट, आई का मेंबर फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टेड स्पीच का कोई भी पार्ट अगर फर्स्ट पर्सन, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है? हर, यहां हर हुआ। अब यहां पर देखिए क्या लगा, योर लिखा हुआ है, योर यू का मेंबर है, यानी कि सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग मी का मतलब आई, और आई का पॉजिटिव फॉर्म माई, पेन का पेन। करेक्ट ऑप्शन आपका होगा सी फॉर कैनेडा। ये आपको ध्यान में रखना है। अर्पणा कुमारी, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बंधु। नंबर 6 की बात करें बंधु, तो क्वेश्चन नंबर 6 का माजरा यह है कि सी सेड आई मस्ट हैव अ कंप्यूटर, टू कंप्यूटर, यहां कुछ नहीं होगा, ये टाइपो एरर है आपका। सी सेड आई मस्ट हैव अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। अब यहां पर आप क्या करेंगे? तो देखिए रिपोर्टिंग वर्ब आपका है, पास्ट में अभी जस्ट बताया। रिपोर्टिंग वर्ब डायरेक्ट की अगर बात करेंगे आप, डायरेक्ट स्पीच में बार बार इसीलिए लिख रहा हूं, बहुत बच्चों को नरेशन और वॉइस में होता है प्रॉब्लम। तो डायरेक्ट स्पीच में आपका ये रिपोर्टिंग वर्ब, कामा, इन्वर्टेड कामाज, ये आपके रिपोर्टेड स्पीच। अब यहां पर सेड का मामला है, तो सेड यानी कि V2,
यानी रिपोर्टिंग वर्ब आपका गया पास्ट में। अब यहां पर मस्ट हैव ये आपके मॉडल फॉर्म में गया है ना। इधर आपका क्या है, मॉडल और उसके साथ हैव लगा हुआ है, तो ये ऑलरेडी अपने पास्ट में ही है। अब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप जैसे ही जाएंगे, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में आप जैसे ही जाएंगे, अब आपका यहां पर क्या होना चाहिए डायरेक्ट स्पीच में। तो आइए, तो सबसे पहले आप लिखेंगे रिपोर्टिंग वर्ब, फिर यहां पर जो आप कंजंक्शन लिखेंगे, ये कंजंक्शन सिंपल में गया है आपका ये सेंटेंस, तो यहां पर ये दैट होगा। फिर आप यहां पे लिखेंगे रिपोर्टेड स्पीच। आइए देखते हैं, सी सेड दैट। अब आई फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट यानी सी के अकॉर्डिंग। अब यहां लिखा हुआ है सी हैड टू हैव अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर अ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। समझिएगा बात को, यहां लिखा हुआ है सी सेड दैट सी शुड हैव अ कंप्यूटर। इधर हैड टू हैव है, इधर शुड हैव है। सी में सी सेड दैट सी वुड हैव अ कंप्यूटर टू प्रिपेयर। अब यहां पर आप देखिए क्या है मामला। जब कभी भी किसी मॉडल के साथ, यह आपका मॉडल वर्ब है, मॉडल के साथ आप क्या लगाते हैं, हैव का इस्तेमाल करते हैं। इसका इस्तेमाल करते हैं हैव का, तो आगे आपका यहां पर नाउन भी आता है, ये भी एक कंडीशन है ना। दूसरी बात, अगर मॉडल वर्ब का आप इस्तेमाल करते हैं और मॉडल के बाद अगर हैव आ जाता है, तो यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म भी होता है। जैसे मैंने बोला, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, यानी आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए। यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, यू शुड हैव पेशेंस, है ना। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तो यहां पर मॉडल के बाद आप हैव लगा रहे और उसके बाद नाउन है, तो ये प्रेजेंट के टाइम की बात करेगा। लेकिन यहीं पे मॉडल हैव वी थर्ड लगा दिया और हम यहां पे हम आपको बोले यू शुड हैव वर्कड हार्ड, यू शुड हैव वर्कड हार्ड। तो इसका मतलब ये हुआ कि शुड हैव और यहां पे वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाता है पास्ट का एक्शन, यानी आपको हार्ड वर्क कर लेना चाहिए था, मतलब आपने हार्ड वर्क किया नहीं। तो जब भी मॉडल के बाद हैव हो और नाउन हो, वो प्रेजेंट की बात करेगा। लेकिन मॉडल के बाद हैव है और वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वह पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन की बात कर रहा, यानी ऐसा कोई एक्शन जो पास्ट में कभी ना कभी कंप्लीट हो जाना चाहिए था, कंप्लीट नहीं हुआ। यह आपको ध्यान में रखना है। अब आप इधर अगर ध्यान से देखेंगे, तो ये गया है पास्ट में, यह मॉडल प्लस हैव की बात कर रहे, और यह कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर तो नाउन है, ये तो प्रेजेंट की बात कर रहा कि आपके पास एक कंप्यूटर होना चाहिए, प्रेजेंट की बात है। रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, ये है प्रेजेंट में, चेंज करेंगे जाएगा पास्ट में। अब यहां पर अगर ये पास्ट में होता, पास्ट में, तो कॉन्सेप्ट ये है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपका है पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच भी है पास्ट में, मान लो पास्ट के इंडेफिनिट में, चेंज करेंगे पास्ट के परफेक्ट में, है पास्ट के कॉन्टिन्यूअस में, चेंज करेंगे पास्ट के परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। यहां बोला कि आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, यहां क्या लिखा हुआ है, हैड टू। अब आइए इसके बारे में बात करते हैं। अब आप कहां बात करूं, आ जाओ, बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, हैव है और हैड होता है ना, हैव हैज हैड। इसके बाद आप लगाते हैं टू V1, क्या लगाते हैं, टू V1। यहीं पे आप इस्तेमाल करते हैं मस्ट प्लस V1, मस्ट प्लस V1 और हैव हैज हैड टू V1, दोनों जो है इंसान के ड्यूटी को ही बतलाता है, दोनों ड्यूटी को बतलाएगा, यानी जो काम आपको करना ही चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे, आप टीचर बने और आपको स्कूल जाना है 9 बजे, तो आप क्या बोलोगे, आई हैव टू अटेंड माई क्लास, आई हैव टू अटेंड माई क्लास एट 9 AM, मुझे 9 बजे अपना क्लास अटेंड करना होता है। यहीं पे
मतलब मुझे 9 बजे अपना क्लास अटेंड करना चाहिए। आई मस्ट अटेंड माई क्लास, अटेंड माई क्लास एट 9 AM, है ना। कुल मिला के बात अगर है कि हैव टू, हैज टू, हैड टू, उसके बाद भी वन और मस्ट भी वन, दोनों बतलाता है इंसान के ड्यूटी को, इंसान के ड्यूटी को। अब यहां पे नाउन के साथ भी इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। तो मैंने बोला यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, यानी तुम्हारे पास जरूर ही कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अब यहां पर मस्ट के बाद हमने हैव लगा दिया और आगे क्या ले आए, नाउन ले आए। अब मस्ट के जगह पे हैव टू, हैज टू, हैड टू हो सकता है ना। ध्यान से देखिए, तो मैं क्या बोलूंगा, यू हैव टू भी वन, हैज टू भी वन, हैड टू भी वन, मस्ट भी वन। तो आप यहां पे जहां पे मस्ट का इस्तेमाल कर रहे बंधु, वहां पे अगर इक्वल करके लिखें तो यहां पर आप क्या लिख सकते हैं, तो यहां पे लिख सकते हैं आप हैव टू, यहां लिखा जा सकता है हैज टू, और यहां लिखा जा सकता है हैड टू। मस्ट के बाद भी वन, हैव, हैज, हैड के टू के बाद भी वन। यू मस्ट हैव कॉन्फिडेंस, इसका मतलब हो जाएगा यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस। अब आपको अजीब लगेगा, सर ये कौन सा सेंटेंस है और ये भर भर के इस्तेमाल होता है। यू हैव टू हैव मीन्स यू मस्ट हैव, आई हैव टू हैव, आई मस्ट हैव, ऐसे बोला जाता है। क्लियर है मामला। तो आपके पास कॉन्फिडेंस होनी चाहिए, इट मीन्स यू हैव टू हैव कॉन्फिडेंस, है ना। ही मस्ट हैव पेशेंस, ही मस्ट हैव पेशेंस, ही हैज टू हैव पेशेंस, ये आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप यहां पे बात कर रहे हैं तो हैव टू, हैज टू या हैड टू या मॉडल के बाद हैव लगाते हैं तो उसका पास्ट क्या हो सकता है, हैड हो सकता है। अगर हैव टू का पास्ट हैड टू होगा तो मस्ट का पास्ट हैव टू, हैड टू होगा। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। अब आइए यहां, आई मस्ट हैव, इसका मतलब है कि इसका प्रेजेंट क्या हो गया, हैव टू हैव। अगर यहां पर हैव टू हैव होता, ये सेड का मामला है, तो आप इस हैव को हैड करते, जो आपने यहां कर रखा है हैड टू हैव। करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा। पहले बताइए समझ में आया कि नहीं आया। क्वेश्चन थोड़ा गहरा था। अनामिका कहां ध्यान था, ध्यान कहां था आपका। मैंने बोला कि मस्ट इक्वल टू हैव टू, यहां पास्ट में है मामला, रिपोर्टिंग ऑफ पास्ट में, रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट में। तो अगर हैव टू होता मस्ट के जगह पे तो आप हैड टू करते, और मस्ट इक्वल टू हैव टू होता है, मस्ट इक्वल टू हैज टू होता है। ध्यान कहां है, कुछ नहीं हुआ गचपच, आप आराम से देखिए। हाँ, सीजीएल का क्वेश्चन ही है। अब समझे आप लोग, अगर डाउट है तो फिर से पूछना है। सिंपल फॉर्मूला है कि जहां मस्ट का इस्तेमाल करेंगे वहां हैव टू और हैज टू का इस्तेमाल होगा, है ना। यू मस्ट डू दिस वर्क, यू हैव टू डू दिस वर्क। आपको अवश्य ही काम करना चाहिए। क्लियर, ये आपको ध्यान रखना है। अब मैंने बोला यू मस्ट हैव टॉलरेंस, यू मस्ट, अब मस्ट की जगह पे लगाइए या तो हैव टू या तो हैज टू। यू मस्ट हैव टॉलरेंस मीन्स यू हैव टू हैव टॉलरेंस। तो मस्ट प्रेजेंट में, हैव टू प्रेजेंट में, तो हैव टू का पास्ट क्या, हैड टू, वही किया है हमने यहां पे। ठीक है ना, ध्यान रखना है। और जितने बच्चे सेशन में हैं बंधु लाइक कर दीजिए, आप लाइक कर देंगे तो हमारा भला हो जाएगा, लाइक कर देना है। नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अच्छा, ये फिल इन द ब्लैंक्स में पैसिव पूछ रहा है आपसे। दिस प्रॉब्लम डैश बाय योर ब्रदर यस्टरडे। अब वॉज सॉल्व्ड, विल बी सॉल्व्ड और इज सॉल्व्ड। आपको अच्छे से मालूम है कि पैसिव वॉइस के स्ट्रक्चर में इज
एम आर वॉच वर भी थर्ड लगता है। यहां पर वॉच भी थर्ड, वॉच भी थर्ड, एज भी थर्ड, यहां पे एज भी थर्ड। तो बंधु ये तो पैसिव है, इसमें से कोई डाउट तो आपको है नहीं, ये तो पैसिव वॉइस हो ही गया। अब आइए विल बी सॉल्व्ड, आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। विल शैल बी भी थर्ड, ये भी आपका होता है पैसिव का ही स्ट्रक्चर। अब यहां पर विल भी थर्ड, शैल भी थर्ड। अब इस सेंटेंस को पढ़िए, दिस प्रॉब्लम डैश बाय योर ब्रदर, यहां पर लिखा हुआ यस्टरडे, और यस्टरडे की बात करेंगे तो ये पास्ट के टाइम को इंडिकेट करेगा, और पास्ट के टाइम को इंडिकेट करेगा तो यहां पर ना विल होगा ना इज होगा, क्या होना चाहिए? ऑप्शन ए फॉर आगरा, ये आपको ध्यान में रखना है। आ जाओ बंधु, नंबर 8 की बात कीजिए। माई फादर रोट दिस बुक डैश बाय माई फादर, ये भी एक्टिव से पैसिव है का मामला है। तो माई फादर रोट, इस तरीके से भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। रोट यानी कि V2, और V2 के पास्ट की बात करेंगे तो आपको यहां पर वॉच दिखेगा, वर दिखेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म दिखेगा। तो दिस बुक डैश, अब यहां पर बुक अपने सिंगुलर फॉर्म में है तो विल भी तो आपका चलेगा नहीं। दिस बुक वॉज रिटर्न, दिस बुक वॉज राइट। अब देखिए यहां पे पैसिव वॉइस में V1 नहीं आता। दूसरी बात, इज एम आर वॉच वर्ड के साथ V1 का इस्तेमाल किसी भी कंडीशन में नहीं होगा, या तो V4 होना चाहिए या फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म इन द पैसिव वॉइस। तो यहां पे वॉज रिटर्न होगा, ऑप्शन बी V4 बॉम्बे, ये आप ध्यान में जरूर रखेंगे। नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 की अगर आप बात करते हैं तो सिनोनिम वर्ड की बात होगी, सिनोनिम की बात होगी ऑफ द गिवन वर्ड हसल। और हसल वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो हसल वर्ड जो है ये आपका वर्ब के तौर पे और एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है। हसल वर्ड का मीनिंग होता है टू पुश समवन इम्पोलाइटली, आप भीड़ में या कहीं पे किसी को धक्का दे रहे हैं और इम्पोलाइटली यानी अभद्र तरीके से। इम का मीनिंग क्या होता है? नॉट। पोलाइट अपने आप में कैसा वर्ड है? पॉजिटिव यानी कि विनम्र। तो बहुत ही गंदे तरीके से किसी को धक्का देना वो हसल कहलाता है। टग वर्ड का मीनिंग भी वही होता है, टू पुश समवन। और ट्रिप वर्ड का मतलब होता है किसी को गिरा देना, टू मेक समवन फॉल डाउन, किसी को आप गिरा दिए बाय पुशिंग, यानी धक्का मार के किसी को आपने गिरा दिया, उसे ट्रिप बोलते हैं। और सी में बोला गया क्लीन, क्लीन का मतलब क्या? नीट एंड क्लीन। क्लीन के लिए वर्ड आता है टाइडी, है ना, जब कोई भी चीज बिल्कुल साफ सुथरा है उस सेंस में बात करेंगे। तो हसल वर्ड का मतलब होता है गलत तरीके से धक्का दे देना किसी को, और वो होगा ऑप्शन ए फॉर आगरा। और ट्रिप का मतलब होता है धक्का मार के किसी को नीचे गिरा देना, उस सेंस में बात करेंगे तो वो आपका बी फॉर बॉम्बे माना जाएगा। ये ध्यान आपको रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करेंगे। वर्ड आया है ग्रैपल। ग्रैपल वर्ड के ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करो तो ये वर्ड आपका होता है वर्ब। और ग्रैपल वर्ड का मीनिंग होता है किसी भी चीज को अपने पकड़ में रखना, यानी अपने ग्रीप में रखना। ग्रीप बोलेंगे, ग्रैस्प बोलेंगे, ARREST अरेस्ट बोलेंगे, और APPREHEND एप्रीहेंड बोलेंगे, और सिंपल वर्ड है कैच करके रखना। आइए इंटेंट वर्ड जो है, इंटेंट भी आपका क्या है? वर्ब है। अब ये इंटेंट वर्ड आया कहां से? तो एक वर्ड होता है आपका इंटेंट, इंटेंट से ही निकला है। एक वर्ड आपका होता है इंटेंशन, एक आपका वर्ड हो जाएगा इंटेंशनल, है ना, और एक यहीं पे वर्ड बनता है इंटेंशनली। इंटेंशनली। अब बात को समझना है, इंटेंट वर्ब है, इंटेंट वर्ब है, इंटेंट नाउन है।
इंटेंशन भी नाउन है। इंटेंशनल के लास्ट में एल है, वर्ड आपका एडजेक्टिव है। और इंटेंशनली आपके एडजेक्टिव के लास्ट में एलवाई है तो वर्ड आपका एडवर्ब है। अब आप बोलते हैं ना क्या इंटेंशन है तुम्हारा, यानी क्या मोटिव, क्या इरादा है तुम्हारा, तो इंटेंट वर्ड का मीनिंग होता है मोटिव यानी इरादा, है ना, ये ध्यान में रखेंगे। ग्रास्प का मतलब होता है किसी भी चीज को पकड़ के रखना, यानी सीज करके रखना, है ना, किसी भी चीज को अपनी पकड़ में यानी कॉन्फिस्केट करके रखना, ग्रास्प करके रखना उस कॉन्टेक्स्ट में। रिलीज का मतलब होता है फ्री करना। रिलीज मीन्स आपने उस चीज को क्या कर दिया, मुक्त कर दिया, फ्री कर दिया। एक वर्ड होता है उसके लिए इमेंसिपेट करना, फ्री करना। एक वर्ड होता है उसके लिए एक्सोनरेट करना, फ्री कर देना। एक वर्ड उसके लिए है एक्विट, ACQUIT, एक्विट, टू गेट समवन फ्रीड। और यहीं पे आप एक वर्ड और पढ़ते हैं, बहुत ही बेसिक वर्ड है, कौन सा वर्ड है, जल्दी याद आ जाओ भाई, फॉरगिव करना यानी माफ कर देना। अब आइए, ग्रैपल का मीनिंग होता है पकड़ में रखना, और यहां पर सिनोनिम वर्ड की बात कर रहे तो ग्रैपल के लिए सिनोनिम आपका हो जाएगा क्या, बी फॉर बॉम्बे, ग्रैस्प करना, ग्रैस्प करना। धनंजय गुप्ता जी प्रणाम सर जी, प्रणाम प्रणाम भैया, समय पे आना है, समय का ख्याल रखें, 8:30 पे आइए। आइए क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। अब एंटोनिम बोला गया यानी कि विपरार्थक शब्द की बात कर रहे, क्या होगा, वर्ड आया है अबाउंड। अबाउंड जो आपका है ये वर्ब के तौर पे काम करता है, और अबाउंड वर्ड के साथ दो प्रेपोजिशन आते हैं, ये हमेशा ध्यान में रखना है, या तो अबाउंड इन होता है या तो अबाउंड विद होता है। और अबाउंड वर्ड की बात करेंगे तो इसका मीनिंग होता है कोई भी चीज जब प्रचुर मात्रा में आपके पास है। प्लेंटी की बात करेंगे, बाउंटीफुल वर्ड आता है प्रचुर मात्रा में कोई भी चीज आपके पास है तो। बाउंटियस की बात करेंगे, है ना, सफिशिएंट वर्ड आता है। एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड है एडिक्वेट, यानी कोई भी चीज पर्याप्त मात्रा में होना। तो ये सब आपको ध्यान में जरूर रखना है। आगे आपका वर्ड है लैक। अब देखिए, लैक के साथ आप ऑफ का इस्तेमाल करेंगे, लैक ऑफ। इसी लैक को अगर आप लैकिंग कर देंगे, LACKING, तो लैकिंग के साथ आपको इनका इस्तेमाल करना होगा। और लैक हो, लैक ऑफ हो या लैकिंग इन है, इस दोनों वर्ड का मीनिंग होता है कम होना, यानी WANE वेन, EBB इब, ABAT अबेट, यानी इन सब वर्ड्स का मीनिंग हो जाएगा डिक्रीज करना, कम होना, डिविंडल होना। ढेर सारे वर्ड्स हैं। यहां पर ब्लेस वर्ड है, ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद, है ना। आशीर्वाद के लिए बहुत ही अच्छा वर्ड आता है बेनेडिक्शन, बेनेडिक्शन। अब आप बोलेंगे सर ये कौन सा वर्ड है, आइए बताते हैं रूट वर्ड के मेथड से। ये है आपका BN, बेन रूट वर्ड। और बेन जहां पर भी आएगा इसका मीनिंग आपका गुड होता है या फिर वेल होता है। BN अपने आप में रूट वर्ड है, जैसे आपका एक वर्ड बना BEN से बेनिफिट, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियली, बेनिफिशियल, बेनिफिशियरी यानी प्रॉफिट। तो बेन वर्ड जहां पर भी आएगा उसका मीनिंग गुड या वेल होगा। अब यहां पर आपका वर्ड आया है डिक्ट, DICT, डिक्ट। डिक्ट का मतलब होता है टू स्पीक या टू राइट। इसी डिक्ट वर्ड से आपका बनता है डिक्शनरी, DICTIO। लिख ही देता हूं मैं डिक्शनरी की स्पेलिंग, DICTIONARY। और डिक्शनरी वर्ड में भी आपका डिक्ट वर्ड है, और डिक्शनरी में होता क्या है, तो वर्ड्स होते हैं। क्या होता है, वर्ड्स होते हैं आपके। तो डिक्शनरी का मतलब वर्ड फैक्ट्री। तो बेनेडिक्शन, वेने का मीनिंग गुड या वेल, डिक्ट का मीनिंग स्पीक या राइट, यानी जब किसी के लिए आप अच्छा लिखते हैं, किसी के लिए अच्छा बोलते हैं, वही आपका ब्लेसिंग है, वही आपका आशीर्वाद है। रेस्ट का मतलब क्या होता है, रेस्ट मीन्स रिलैक्स, आराम करना। रेस्ट मीन्स रिलैक्स होना। रेस्ट मीन्स रिलीव, RELIEVE। और यहीं पे एक वर्ड होता है रिलीफ, RELIEF। रिलीव और रिलीफ में क्या फर्क है, रिलीव वर्ब है, रिलीफ नाउन है। अब यहीं पे अगर आप बात करेंगे तो अबाउंड वर्ड का एंटोनिम क्या होगा। अबाउंड का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में होना, लैक का मीनिंग होता है कमी होना,
ऑप्शन ए आपका आंसर होगा। वेरी गुड। मिटिगेट, डिमिनिश, लेसन। लेसन की स्पेलिंग होगा LESSON नहीं, LESSEN, LESSEN। लेसन लिटल से निकला है, लिटल लेस, और लेसन वर्ब के तौर पे। क्वेश्चन नंबर 12 की अगर आप बात करेंगे, कॉन्फिडरेट, कॉन्फिडरेट। अब आइए दोनों वर्ड को ब्रेक करते हैं। एक वर्ड हो गया कॉन, एक वर्ड आपका हो गया फेड, है ना, फेडरेट बना है आपका ERAT। कॉन्फिडरेट आपका जो है ये वर्ब के तौर पे काम करता है। अब आइए वर्ड को ब्रेक करते हैं। कॉन का मीनिंग होता है टुगेदर। आपने पढ़ा है पार्ट्स ऑफ स्पीच में कंजंक्शन, कंजंक्शन, जब दो चीज आपस में क्या होती है, कनेक्ट होती है। और फीड वर्ड आपका, फीड वर्ड आप कहां से आया है, फीड से, और फीड का मतलब होता है खिलाना। फीड का मतलब क्या होता है, खिलाना। तो जब किसी को कुछ खिला रहे हैं यानी उस चीज में आप इन्वॉल्व हो रहे हैं, खाना आपके अंदर जा रहा है, इनवॉल्व हो रहा है, ये ध्यान में रखेंगे। तो कॉन्फिडरेट वर्ड का मीनिंग होता है कनेक्ट होना, कनेक्ट होना। कॉन्फिडरेट वर्ड का मीनिंग होता है एसोसिएट होना। कॉन्फिडरेट वर्ड का मीनिंग होता है ज्वाइन करना। कॉन्फिडरेट वर्ड आपका हो गया वर्ब। अब यहां पर वर्ड है आपका वॉन्डर, वॉन्डर। एक होता है वर्ड वॉन्डर, ये है आपका वॉन्डर, और एक होता है वर्ड आपका वॉन्डर, WONDER। वॉन्डर का मीनिंग होता है घूमना। वॉन्डर का मीनिंग होता है मूव करना, मटरगश्ती करना। इसके लिए एक वर्ड आता है LOITER, लॉइटरिंग, मटरगश्ती, खुली सड़क पे, गाना भी है, याद रखेंगे। और ये आपका है वॉन्डर। और वॉन्डर वर्ड का मीनिंग होता है सरप्राइज। वॉन्डर का मीनिंग होता है सरप्राइज। वॉन्डर का मीनिंग होता है स्टनिंग, है ना, ये आपको ध्यान में रखना है। अब आइए यहां, कंफ्यूज करने का मतलब क्या, कंफ्यूज मींस परप्लेक्स, जो चीज आपके लिए जटिल है। रिडल, रिडल मींस क्या, पहेली यानी पजल। तो पजल जो है वो आपको क्या करेगा, कंफ्यूज करेगा, ये ध्यान रखना है। और डिसबैंड, देखिए बैंड कहने का मतलब होता है किसी भी चीज को आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं। और डिस कहने का मतलब होता है नॉट। तो नॉट कनेक्ट यानी नॉट कनेक्शन। तो डिसबैंड का मतलब होता है चीजों को ब्रेक कर देना, टुकड़े टुकड़े कर देना। तो डिसबैंड का मतलब हो जाएगा ब्रेक, डिसबैंड का मतलब हो जाएगा कट इनटू पीसेस, यानी टुकड़े टुकड़े कर डालना। अब यहां पर है कॉन्फिडरेट, और कॉन्फिडरेट का एंटोनिम कॉन्फिडरेट का मतलब ज्वाइन करना, और डिसबैंड का मतलब होता है ब्रेक करना। ऑप्शन हो जाएगा CC फॉर कैनेडा, एट सी कंफ्यूज होता है। ये आपके फ्रेजल वर्ब है। अमेज, परप्लेक्स, पजल, कंफ्यूजन, बैफल, बहुत अच्छा वर्ड लिखा है आपने, बैफलिंग, BAFFLE। ढेर सारे वर्ड हैं। डिस्कॉम्बोबुलेटेड, बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसका मीनिंग होता है कंफ्यूज करना। कॉन्फिडेंस को ब्रेक कर दीजिए। कॉन प्लस फीड। कॉन का मीनिंग होता है टुगेदर। फीड का मीनिंग होता है ट्रस्ट। जब आपका ट्रस्ट आपके साथ होगा तो आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। तो सबसे पहले एक वर्ड आता है कन्फाइड, फिर एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंस, फिर एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंस, फिर एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंशियल, फिर एक वर्ड आता है कॉन्फिडेंट, फिर एक वर्ड आएगा CONFIDANTE, कॉन्फिडेंट। आइए, कन्फाइड वर्ब है, कॉन्फिडेंट ENT लगा हुआ वर्ड के लास्ट में एडजेक्टिव होगा, ENC वर्ड के लास्ट में नाउन होगा, कॉन्फिडेंशियल AL है वर्ड के लास्ट में एडजेक्टिव होगा। अब यहां पर कॉन्फिडेंट ये होता है कॉमन नाउन, कॉन्फिडेंट DANT ये भी होता है कॉमन नाउन। इस कॉन्फिडेंट का इस्तेमाल करते हैं मेल के लिए, इसका इस्तेमाल करते हैं फीमेल के लिए। अब आइए यहां, कन्फाइड वर्ब है,
फीड का मीनिंग ट्रस्ट है, तो कन्फाइड का मतलब होता है फेथ करना, यानी कि भरोसा करना। कॉन्फिडेंट, यू आर वेरी कॉन्फिडेंट एंड यू शुड हैव कॉन्फिडेंस, है ना, इस तरीके से इस्तेमाल करेंगे आप। कॉन्फिडेंशियल का मतलब होता है किसी भी चीज को सीक्रेट रखना, है ना, रहस्यमयी, यानी जो उस ग्रुप के उस मेंबर के लोग जान रहे हैं, ये आपका कॉन्फिडेंशियल चीज है, यानी गुप्त रखा जाएगा, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन की जाएगी, है ना। कॉन्फिडेंट कॉमन नाउन है, अगर कोई इंसान आपका राजदार है, आपके हर एक सीक्रेट को जानता है, अगर वो मर्द है तो उसकी स्पेलिंग CONFIDANT, और अगर वो लेडी है तो CONFIDANTE, ये कॉन्फिडेंट है। और वैसे वैसे फियांसे वर्ड आता है, सिंगल ई वाला मेल होता है, फियांसे में डबल ई वाला वो फीमेल होती है, ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है मामला। कन्फाइन, कन्फाइन होता है क्लोज्ड स्पेस, बंद जगह, बंद एरिया, ध्यान रखेंगे। आइए आगे। 13 में आइए बंधु, 13 क्या कह रहा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। द पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो इंसान फ्री में काम करता है, मुफ्त में काम करता है, उसे आप क्या बोलेंगे। यहां पे वर्ड आया है वॉलंटियर। सबसे पहले आइए इस वर्ड को रूट वर्ड के मेथड से समझे, VOL। अब VOL वर्ड का दो मीनिंग होता है। एक VOL वर्ड का मीनिंग होता है टू रन या टू मूव करना, और एक VOL वोल का मतलब होता है विश या डिजायर, या डिजायर के लिए एक वर्ड आता है विल, बोलते हैं ना, विल पावर, इच्छा शक्ति। अब यहां पर वोल वर्ड का दो मीनिंग है। रन करना भी वोल का मीनिंग होता है। मैं दो वर्ड आपको समझाता हूं। एक वर्ड होता है इन्वॉल्व, समझ जाएंगे आप, और एक वर्ड होता है आपका इवॉल्व। ध्यान से देखिए बंधु, अगर आप इन की बात करेंगे तो इन आपका होता है इनसाइड, और अगर आप ई की बात करेंगे तो ई का मतलब होता है एग्जिट, यानी आउटसाइड। आप इस सेशन में अभी इन्वॉल्व हैं, है ना, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली आप इस सेशन में क्या है, इन्वॉल्व हैं, हमारी बातों में इन्वॉल्व हैं। इनका मीनिंग इनसाइड, बोल का मतलब रोल करना, यानी आप यहां पे इन्वॉल्व हैं, इसके अंदर हैं, अभी आपका माइंड इधर उधर नहीं जा रहा है। इवॉल्व का मतलब होता है, ई का मीनिंग एग्जिट, ई से एग्जिट, एग्जिट मींस आउटसाइड। इवॉल्व वर्ड का मतलब होता है डिवेलप होना। अगर कोई चीज विकसित होगा तो विकसित होने के बाद ही बाहर आएगा, दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक सीड है, एक बीज है, जमीन के अंदर है, वो दिख नहीं रहा, लेकिन प्लांट बना, धीरे 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 क्या हुआ, वो बाहर आया, डेवलप किया, यानी जमीन के अंदर से, यानी ई फॉर एग्जिट, वोल का मतलब मूव करते 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 बाहर आया, इवॉल्व। इवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन, रिवॉल्वर, री मतलब अगेन, वोल का मतलब रोल करना। रिवॉल्वर में 6 गोलियां होती हैं, 6 बुलेट्स, और क्या बोला जाता है, 6 के 6 दाग देंगे, धाए धाए धाए। आइए यहां पे वह आपका क्या हो जाएगा, रिवॉल्वर। आइए देख लेते हैं रिवॉल्वर। री का मीनिंग होता है अगेन, और वोल का मतलब होता है रोल करना। तो रिवॉल्वर 6 के 6, बैक टू बैक। अब आइए यहां, वोल का मीनिंग आपका होता है डिजायर, इच्छा। यहीं से आपका वर्ड बनता है वेनेवोलेंट, वेनेवोलेंट, और यहीं से आपका वर्ड बनता है मेलेवोलेंट। इसीलिए आप सभी को बोलता हूं, जो आपका A to Z वोकैब बैच है ना, उसको अगर आप ज्वाइन कर लेंगे तो वोकैब आपका जबरदस्त होगा। ये VN वर्ड का मतलब होता है गुड, अभी समझाया। बेनिफिट, बेनिफिशियरी, बेनिफैक्टर, बेनिफिशियल। वोल का मीनिंग होता है विश, यानी कि डिजायर। जब आप किसी इंसान के लिए अच्छी अच्छी सोच रखेंगे, अच्छा डिजायर रखेंगे, बेनेवोलेंट, परोपकारी बोलेंगे। मैल वर्ड जहां पर भी आता है, मैल का मीनिंग होता है बैड, और वोल का मतलब होता है डिजायर। जब आप किसी का बुरा सोचेंगे, जेलस फील करेंगे, उसे मेलेवोलेंट कहेंगे। तो वेनेवोलेंट और मेलेवोलेंट ये एक दूसरे के एंटोनिम है, दोनों में वोल वर्ड आया है डिजायर के सेंस में। सवाल क्या है कि द पर्सन हु वर्क्स फॉर फ्री, जो इंसान फ्री में काम करता है, उसे आप क्या कहेंगे, वॉलंटियर। वोल का मतलब डिजायर, वॉलंटियर स्वेच्छा से काम करने वाला। करेक्ट ऑप्शन ए फॉर आगरा। मेंबर का मतलब होता है कोई भी सदस्य है, उस चीज का मेंबर आप बोलने का काम करेंगे। और ऑर्गेनाइजर, जो किसी भी चीज को ऑर्गेनाइज करता है, जो किसी भी चीज को डिजाइन करता है, उस कॉन्टेक्स्ट में आप बात करने वाले हैं। तो इस ऐसे आप वर्ड को पढ़ेंगे तो वर्ड आपके समझ में आएगा, उसको आप भूलेंगे भी नहीं। इवॉक मीन्स, इवॉक का मतलब होता है आह्वान करना,
आह्वान समझते हैं ना, टू कॉल समवन, टू कॉल समवन, किसी को आवाज लगाना। सिविल कोड का इंग्लिश नहीं चल रहा है, 11 बजे रात में चलेगा, रात में 11 बजे। आइए यहां नंबर 14, वन हु स्पीक्स लेस, जो बहुत कम बोलता है उसे आप क्या कहते हैं? मिसोजिनिस्ट। अब यहां पर भी आइए, एक वर्ड आपका आया है यहां पर मिसो, और एक वर्ड आया है आपका जिनिस्ट, GYNIST। अब समझना है, ये जो मीसो वर्ड है MISO, इस मीसो वर्ड का मीनिंग होता है हेट, यानी कि नफरत करना। जिनिस्ट के लास्ट में IST लगा हुआ है, IST किसी भी वर्ड के लास्ट में होगा उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच कॉमन नाउन होगा, और इसका इस्तेमाल आप लिविंग के लिए करेंगे, मानव के लिए करेंगे। क्लियर? और ये गाइन वर्ड है, गाइन वर्ड आया है गायनी से, GYNE। गाइन वर्ड आया है आपका गायनी से, GYNAE। और गायनी वर्ड का मीनिंग होता है लेडी, गायनी का मीनिंग होता है लेडी, और यहीं से आपका वर्ड आता है गायनिकोलॉजिस्ट, गायनिकोलॉजिस्ट स्त्री रोग विशेषज्ञ बोलते हैं आप उसको। तो मिसोजिनिस्ट, मिसो का मीनिंग हेट, गायनी का मीनिंग लेडी, ऐसा इंसान जो नारी से नफरत करे मिसोजिनिस्ट कहलाएगा। अब हिंदी मीनिंग रट्टा मारने से कोई फायदा नहीं है। वुमन हेटर, इसको आप क्या बोलेंगे? महिलाओं से नफरत करने वाला वुमन हेटर। अब आइए, रेटिसेंट, रेटिसेंट का मतलब होता है कम बोलने वाला, यानी लेस स्पीकिंग, लेस स्पीकिंग। रेटिसेंट बोलिए। एक वर्ड आता है इसी के लिए, टेसिटर्न, कम बोलना, TACITURN, टेसिटर्न। एक वर्ड होता है इसके लिए लैकोनिक, कम बोलना। एक वर्ड इसके लिए आता है आपका, बहुत ही अच्छा वर्ड है, सक्सेंट, SUCCINT, सक्सेंट। ये सारे वर्ड होते हैं कम बोलने के लिए। हिपोक्रेट, हिपोक्रेट को बोलते हैं आप पाखंडी, जो जैसा होता है वैसा दिखता नहीं है, यानी इसको आप बोलेंगे इम्पोस्चर। क्या बोलेंगे? इम्पोस्चर। सैंक्टिमोनियस, सैंक्टिमोनियस। करेक्ट ऑप्शन आपका यहां क्या होगा? वन हु स्पीक्स लेस। करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाना है BB फॉर बॉम्बे। यहां पर ईडियम का मामला, टॉक थ्रू वंस हेट। टॉक थ्रू वंस हेट का मतलब होता है टू टॉक नॉनसेंसली, टू टॉक नॉनसेंसली, यानी बात करने की तमीज नहीं है। टॉक गुड पॉइंट्स, टॉक पॉजिटिवली, टॉक नॉनसेंस। करेक्ट ऑप्शन BB फॉर बॉम्बे हो जाएगा आपके लिए, यह आपको ध्यान रखना है। आगे आइए, नंबर 16, लायन शेयर। अब शेर का हिस्सा जो होगा, लायन मीन्स व्हाट? लायन मीन्स किंग। अब राजा के हिस्से में क्या आएगा? तो राजा का हिस्सा जो होगा वो सबसे बड़ा हिस्सा होगा। तो यहां पर इक्वल पार्ट्स, द स्मॉलेस्ट पार्ट, द बिगेस्ट पार्ट, लायन शेयर, द बिगेस्ट पार्ट आपका होगा, ये आपको ध्यान रखना है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड, यहां पर आपका करेक्टली स्पेल्ड बोला गया गारंटी, गारंटी, गारंटी। गारंटी की स्पेलिंग होती है GUARANTEE, गारंटी। तो देखिए कहा है GAU नहीं, GUA होना चाहिए। GUARANTEY नहीं, GUARANTEE, गारंटी। CC फॉर कैनेडा। नंबर 18, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। हेजहॉग, हेजहॉग, हेजहॉग। ये आपका एक एनिमल है, जैसे हॉर्स एक एनिमल है, एलिफेंट एक एनिमल है, तो ये एक जानवर है, एनिमल है। और इसकी स्पेलिंग होती है HEDGEHOG। और ये एनिमल जो है ये ब्राउनिश होता है, ब्राउन कलर का होता है, डॉग के शेप का होता है, ब्राउनिश होता है। क्लियर है मामला? आगे बढ़िए बंधु मेरे। अब आइए यहां बताते हैं आपको। तो ये आप मेरे साथ वोकैब पढ़ रहे थे, और ये आपका है A to Z वोकैब बैच। अगर किसी को शब्दों से डर लगता है, वोकैब देख के परेशानी, हाथ में दर्द, माथे में दर्द होने लगे, शब्द याद कैसे होगा, तो यहां तो मैं आपको पढ़ा ही रहा हूं, एक क्वेश्चन के कई सारे क्वेश्चंस, ऑप्शंस आपको हम दे ही रहे। अगर बढ़िया से और पढ़ना है तो आप इस बैच में आ सकते हैं। ये A to Z वोकैब बैच है, जो कि ऑनलाइन मोड में कहां चलता है, तो अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह।
प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। इसे आप गूगल प्ले स्टोर पे जाके डाउनलोड कर सकते हैं, इस बैच को परचेज कर सकते हैं। और ये बैच आपका है 399 रुपीज में ऑनलाइन मोड में, और ये डेली चलता है आपको दोपहर में, सॉरी शाम में 4 से 5 में, 4 to 5। बहुत ही जबरदस्त बैच है, अच्छे तरीके से आप चीजों को पढ़ते हैं। किसी को चाहिए तो आप आ सकते हैं यहां पे। चलिए बंधु, अब आइए यहां क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा समझना है। द मैन पोर्ड द सैंड डैश द टाइमर। द मैन पोर का मतलब क्या होता है? उड़ेलना, है ना। आपने कभी ना कभी शरबत जरूर बनाया होगा, जैसे ये मान लो ग्लास है, इसको जग मान लेते हैं। अब पोरिंग क्या होता है? तो पोरिंग ऐसा होता है, आपने क्या किया, इस वाटर को इसमें डाला ऐसे, फिर इसको क्या किया आप ऐसे, ये क्या है? ये पोरिंग है। इस बात को समझना है, क्लियर? यानी यहां से यहां, यहां से यहां, इस प्रोसेस को आप पोरिंग बोलते हैं। अब पानी जो गया है उसमें एक मोशन है। द मैन पोर्ड द सैंड, द मैन पोर्ड द सैंड डैश द टाइमर। टाइमर एक बर्तन का नाम है यहां पर, और आप बालू को सैंड को पोर कर रहे, तो थ्रू तो होगा नहीं। थ्रू बतलाता है किसी भी चीज के मीडियम को, किसी भी चीज के माध्यम को। तो यहां पर मीडियम का तो कोई सेंस है नहीं। इनटू, और इनटू बतलाता है, इनका मतलब इनसाइड, है ना, और इनटू का मतलब हो जाता है जो चीज मोशन के लिए इस्तेमाल किया जाए, और टू बताएगा किसी भी चीज के डेस्टिनेशन को, टू डेस्टिनेशन को बतलाता है। अब आइए यहां पर क्या होगा, द मैन पोर्ड द सैंड इनटू द टाइमर, इनटू द टाइमर, ये आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोला गया? द चिल्ड्रेन लीव बेड्स डैश डे ब्रेक। द चिल्ड्रेन लीव, लीव का मतलब क्या होता है? बेड को छोड़ना। लीव मतलब क्या? अवॉइड करना। लीव व्हाट? तो लीव का मीनिंग होता है इग्नोर करना। बेड्स डैश डे ब्रेक, ऑन डे ब्रेक, एट डे ब्रेक, इन डे ब्रेक। अब देखिए समझिए, अब यहां पे टाइम का कॉन्टेक्स्ट है। ऑन भी आता है टाइम के लिए, कई बार आपको मैं बता चुका हूं कि ऑन किस टाइम के लिए आएगा। तो ऑन उस टाइम के लिए आएगा जिसका ड्यूरेशन कंप्लीट 24 आवर्स होगा। यानी ऐसा कोई टाइम जिसका ड्यूरेशन 24 आवर्स हो, उससे कम नहीं, उससे ज्यादा नहीं। इसीलिए आप बोलते हैं ऑन मंडे, मंडे कितने देर का? 24 आवर्स का, है ना। आप बोलते हैं ऑन 15 अगस्त, 15 अगस्त कितने टाइम का? 24 आवर्स का। आपने बोला ऑन माय बर्थडे, तो मेरा बर्थडे किसी न किसी पर्टिकुलर डे में, डेट में, है ना, तो वो 24 आवर्स का। तो ये आपका क्या हो जाएगा? 24 आवर्स के लिए ऑन का इस्तेमाल करेंगे। अमन बादल, नमस्कार, क्या हाल चाल है भाई? अमन जी कहां पे हैं? बताइए हालचाल कैसा है आपका? अब यहां पे ऑन का इस्तेमाल 24 आवर्स के लिए हो गया। एट का इस्तेमाल कहां होता है? तो एट का इस्तेमाल होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए। जैसे जिस भी टाइम के बारे में बात करेंगे, ना उससे 1 सेकंड इधर जाना है ना इधर जाना है, तो आपका क्या हो जाएगा? एट 5 o'clock, एट 6 o'clock, एट मिडनाइट, एट नून, है ना। तो एकदम 12 बजे मतलब 12 बजे, 5 बजे मतलब 5 बजे, ये सब बोला गया है। और इनका इस्तेमाल है, इन भी जिस भी टाइम के लिए इनका इस्तेमाल करेंगे, वहां जो ड्यूरेशन आपका होगा इन वाला, वो ड्यूरेशन आपका या तो 24 घंटे से कम हो सकता है या 24 घंटे से ज्यादा हो सकती है। यानी आप यहां पे लिखेंगे लेस मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से कम, 24 घंटे से ज्यादा, इसीलिए आप बोलते हैं इन 5 आवर्स। और आपने बोला इन जून, क्योंकि जून का महीना या कोई भी मंथ का नेम वो आपके 24 आवर्स से ज्यादा होता है, 24 घंटे से ज्यादा। तो ऑन का इस्तेमाल वैसे टाइम के साथ करेंगे जो कंप्लीट 24 आवर्स के टाइम को ड्यूरेशन बतलाने का काम करेगा, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। और इनका इस्तेमाल वैसे टाइम के साथ करना है लेस देन 24 आवर्स, मोर देन 24 आवर्स, 24 घंटे से ज्यादा का टाइम हो, 24 घंटे से कम का समय हो।
एट का इस्तेमाल वैसे टाइम के साथ, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम के साथ, एट 5 o'clock, एट 7 o'clock, एट मिडनाइट यानी रात का 12 बजना, एट नून दोपहर के 12 बजे। इस कॉन्टेक्स्ट में अब यहां आइए, द चिल्ड्रेन लीव बेड्स डैश डे ब्रेक। अब ब्रेक का टाइम है, लंच ब्रेक होगा, टी ब्रेक होगा, किसी ना किसी पर्टिकुलर टाइम में होगा। 2 बजे टी ब्रेक, 12 बजे लंच ब्रेक, फिक्स टाइम में होता है, एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ टाइम। इसीलिए यहां क्या लगाओगे, यहां पे एट का इस्तेमाल करना है, ध्यान रहे। अच्छे है सर, वेटिंग फॉर ज्वाइनिंग हो जाएगा। अमन बादल, सबको इनसे पढ़ो। देखिए अब आपके जो अमन जी हैं, आपके बीच में जो आए हैं, इनका सिलेक्शन हुआ है, भी हाई स्कूल के ये टीचर बने हैं, तो आप लोग इन्हें कॉन्ग्रेचुलेशंस कह सकते हैं। और आप लोगों का भी TRE 4 में हो जाएगा बंधु, परेशान नहीं होना है। चलिए 21, द पेशेंट विल डैश सोन। द पेशेंट विल, अब पेशेंट यानी कि रोगी, विल डैश सोन, जल्दी हो जाएगा। अब क्या होगा, तो एक वर्ड है कम राउंड। कम राउंड का मतलब होता है टू बी कॉन्शियस अगेन, यानी फिर से जागरूक होना, मतलब फिर से होश में आना। कम डाउन का मतलब होता है फॉल डाउन, यानी लुढ़क के गिर जाना। कम ऑफ का मतलब होता है टू अचीव सक्सेस, जैसे अमन ने अभी किया है, टू अचीव सक्सेस यानी सफलता को प्राप्त करना, है ना, ये है। द पेशेंट विल डैश सोन, द पेशेंट विल कम राउंड सोन, यानी रोगी अभी होश में आ जाएगा, ये यहां बोला गया है ना, ध्यान रखेंगे आप। 22 की बात करें बंधु, सेंटेंस कंप्लीशन, जील वॉज डैश बाय हर एम्प्लॉयज बिकॉज शी ऑफन डैश देम फॉर नॉट वर्किंग हार्ड एनफ। अब यहां पे देखना है कि जील वॉज डैश बाय हर एम्प्लॉयज, अब ये पैसिव में जाएगा, है ना, बाय डूअर, यहां पर वॉज वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्योंकि अब बिकॉज क्या बतला रहा है यहां पे, रीजन को। बिकॉज सी ऑफन, ऑफन आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, अक्सर, डैश देम फॉर नॉट वर्किंग हार्ड एनफ, है ना, यानी ये हमेशा अपने एम्प्लॉय कहते रहता है हार्ड वर्क नहीं होता, हार्ड वर्क नहीं होता। डिफाइल्ड का मतलब होता है पॉल्यूटेड। डिफाइल्ड वर्ड के मीनिंग की अगर बात करेंगे तो पॉल्यूटेड। पॉल्यूटेड के लिए जो वर्ड आता है वह आता है कॉन्टामिनेटेड, यानी कि प्रदूषित। और गॉड का मतलब होता है इरिटेट होना। गॉड मीन्स इरिटेट होना। लोथ का मतलब होता है हेट करना, और बिरेट का मतलब होता है क्रिटिसाइज करना, आलोचना करनी। डिसरिगार्ड, डिस का मीनिंग होता है नॉट, और रिगार्ड का मीनिंग होता है रिस्पेक्ट, यानी सम्मान नहीं करना। और यूलोजाइज का मतलब होता है यूलोजी, EULOGY, और इसका मीनिंग होता है तारीफ करना लेकिन किसी के मरने के बाद, यानी एडमायरेशन आफ्टर डेथ। मरणोपरांत जो किसी की तारीफ की जाती है, एडमायरेशन आफ्टर डेथ। अब आइए पढ़िए, जील वॉज डैश बाय हर एम्प्लॉयज बिकॉज शी ऑफन डैश देम, ये अपने एम्प्लॉयज को क्या कहते रहते हैं, फॉर नॉट वर्किंग हार्ड एनफ, कि जितना हार्ड वर्क करना चाहिए उतना तुम करते नहीं हो, ये बोला गया। तो डिफाइल्ड पॉल्यूशन का यहां कोई सेंस नहीं बनेगा। डिसरिगार्डेड और यूलोजी का मतलब प्रशंसा हो जाएगा, तो यहां पर तारीफ तो कर नहीं रहे, तो ये भी नहीं, ये भी नहीं। जील वॉज लॉथ, इसको, इससे नफरत की जाती है, जितने भी इंप्लॉय हैं इनको नफरत करते हैं। क्यों? सी ऑफन बिरेटेड, क्योंकि हमेशा आलोचना करती है अपने एम्प्लॉय की कि आप लोग उतना हार्ड वर्क नहीं करते। करेक्ट ऑप्शन बी फॉर बॉम्बे, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट आइए, कंप्लीटिंग स्टेटमेंट। अब स्टेटमेंट को कंप्लीट करना है। आई फेल्ट समवॉट मोर रिलैक्स्ड, है ना, मैंने महसूस किया थोड़ा बहुत रिलैक्स। बट टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर, एंड टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर, एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर। अब देखिए, आई फेल्ट समवॉट मोर रिलैक्स्ड, यानी रिलैक्स फील किया, बट टेंस्ड एज कंपेयर टू अर्लियर,
अब देखिए, आप बोल रहे हैं रिलैक्स फील किया, लेकिन टेंस्ड एज कंपेयर टू अर्लियर, पहले की तुलना में, है ना, बट टेंस्ड एज कंपेयर्ड टू अर्लियर, यानी पहले आपको टेंशन था, अब आप यहां पर क्या बोल रहे, हमने रिलैक्स फील किया। एंड टेंस, अब देखो यहां बात को ध्यान से, बट आपका होता है एडवर्सेटिव कंजंक्शन, बट को बोलते हैं एडवर्सेटिव कंजंक्शन, और एडवर्सेटिव कंजंक्शन बतलाता है कॉन्ट्राडिक्शन को। एडवर्सेटिव कंजंक्शन बतलाता है कॉन्ट्राडिक्शन को। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब होता है अपोजिट फीलिंग, यानी पहले अगर नेगेटिव बात कर रखे हैं तो बाद में पॉजिटिव बात करेंगे। और एंड जो आपका है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और ये सिमिलर स्टाइल को फॉलो करेगा, यानी पहले अगर नेगेटिव तो बाद में भी नेगेटिव, पहले अगर पॉजिटिव तो बाद में भी पॉजिटिव। अब यहां पर बोला गया आई फेल्ड समवॉट मोर रिलैक्स्ड बट टेंस एज कंपेयर टू अर्लियर, तो यहां पे कोई सेंस नहीं बन रहा, आप अच्छा फील कर रहे, नेगेटिव फील करने के कोई रीजन तो होना चाहिए, आपने नहीं बोला। एंड टेंस तो हो नहीं सकता, एंड टेंशन फ्री एज कंपेयर टू अर्लियर, जब रिलैक्स फील कर रहे तो आप टेंशन फ्री होंगे, ये बोला गया है, ध्यान आप रखेंगे। आगे आइए 24, हिज पावरफुल डिजायर ब्रॉट अबाउट हिज डाउनफॉल, उसका जो पावरफुल डिजायर है वही उसके डाउनफॉल होने का कारण है। ओवर थिंकिंग कर लिया होगा। ब्रॉट अबाउट जो है ये किसी भी चीज के कॉज को बताएगा, है ना, हैपनिंग को बताएगा कि हो क्या रहा है। तो हिज पावरफुल डिजायर नहीं, हिज पावरफुल डिजायर अगर होगा तो डाउनफॉल नहीं करेगा, वो जिंदगी में आगे बढ़ेगा। हिज इंटेंस, इंटेंस का मतलब होता है डीप, इंटेंस मीन्स होता है डीप। फैटल का मतलब होता है फैटाल, फैटाल मीन्स होता है डेडली, यानी कि घातक। फैटाल मीन्स डेडली, घातक, इसी को बोलते हैं लीथल। और डेडली और लीथल का मतलब होता है डेंजरस, जो चीज खतरनाक है, जानलेवा है। हिज डिजायर फॉर पावर, ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, मैं ही सब कुछ बनूं, ये जो उसकी इच्छा है ना, इसी ने उसको उसका पतन करवाया है। तो करेक्ट होना चाहिए मोस्ट अप्रोप्रिएट हिज डिजायर फॉर पावर। यहां तो आपका पॉजिटिव वर्ड है कि पावरफुल डिजायर, अगर वो होगा तो फिर डाउनफॉल नहीं होगा, और अगर डाउनफॉल हुआ है इसका मतलब उसकी जो डिजायर है शक्ति को प्राप्त करने की, उस चक्कर में उसका डाउनफॉल हुआ है ना। आइए 25 की बात कीजिए, सेंटेंस फॉर्मेशन। अब यहां पर इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ऑप्शन में आना पड़ेगा, ऑप्शन में 4 दिया हुआ है। अब यहां पर हिम का इस्तेमाल है और हिम आपका होता है ऑब्जेक्ट, और सेंटेंस के इनिशियल में ऑब्जेक्ट आपका आ नहीं सकता, इसलिए आप इसे एलिमिनेट कर देंगे। 5 में आइएगा, सेकंड में 5, तो 5 में आपका है हैड। अब डायरेक्ट वर्ब से स्टार्ट करोगे हैड, और उसके बाद सेकंड फॉर्म हैड वी, और उसके बाद थर्ड हैड वी हर्ड, और उसके बाद हिम ऑफ, प्रेपोजिशन से एंड नहीं करता। दूसरी बात हेल्पिंग वर्ब से लास्ट में इंटेरोगेशन, ये भी नहीं चलेगा। सेकंड में आपका वी, 5 वी हैड, थर्ड वी हैड हर्ड, यानी हैव हैज हैड के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हर्ड ऑफ, उसके बाद 4 में हिम, यानी उसके बारे में। करेक्ट ऑप्शन CC फॉर कैनेडा, CC फॉर कैनेडा, ध्यान आपको रखना है। 26 में क्या बोला गया, फाइंड द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। आई न्यू व्हाट वुड हैपन इफ वी वेंट देयर बट वी हैड टू गो एनीवे, मुझे मालूम है वहां क्या हुआ है अगर हम वहां गए, बट वी हैड टू गो एनीवे, लेकिन हम लोग कहीं और गए। आई न्यू व्हाट वुड हैपन इफ वी वेंट देयर, आई न्यू मुझे मालूम है वहां क्या होगा अगर हम लोग वहां गए, बट वी हैड टू गो एनीवे। अब देखिए यहां पर बट भले ही लगा है, यहां पे भी बट है, सेम क्वेश्चन ये भी है, आई न्यू व्हाट वुड हैपन, अब यहां पर आप इफ लगा दिए। ये दोनों क्लॉज जो है आपका पैरेलल है, पैरेलल है, ये उससे अलग है। सेंस को देखिए, आई न्यू मुझे मालूम होता, व्हाट वुड हैपन वहां क्या होगा अगर हम वहां गए, लेकिन हम वहां नहीं गए, तो यहां ये और ये जो है पैरेलल है,
जब कोई एक्शन पैरेलल होता है तो कंजंक्शन के साथ कोई कामा नहीं लगाते, और अगर कंजंक्शन कामा लगा हुआ है और उसके बाद कंजंक्शन है तो ये सेपरेशन को बतलाएगा। और सेपरेशन कहने का मतलब है कि भले कंजंक्शन से ये कनेक्ट है लेकिन सेंस अलग अलग है, यहां पर इकट्ठे हुए हैं, यहां क्या बोला गया, बट वी हैड टू गो एनीवे। तो बी बिफोर बॉम्बे होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना होगा। 27 की बात करें, पोएटिक डिवाइस लिटरेरी टर्म्स अकाउंट्स मॉड द रिटर्न ऑफ ऑटम। ऑटम के आने पे ये अकाउंट जो है ये रोने का काम कर रहा, ये भी किसी चीज का नाम है। और आपको अच्छे से मालूम है जब किसी नॉन ह्यूमन का मतलब कोई नॉन लिविंग चीज या एनिमल या बर्ड, तो जब किसी नॉन ह्यूमन को आप ह्यूमन के जैसा प्रस्तुत करेंगे उसे आप या तो पर्सोनिफिकेशन कहेंगे, या आप बंधु उसे कहने का काम क्या करेंगे, तो उसे कहने का काम आप करेंगे पैथेटिक फॉलेसी, जो आपके यहां दिया हुआ है। और आई थिंक ये क्वेश्चन कल भी आया था। और आपका एलिट्रेशन के बारे में आपको समझा चुके हैं। एलिट्रेशन जो आपका है यहां पर आपका कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है। एलिट्रेशन में कॉन्सोनेंट साउंड आपका रिपीट करता है, लेकिन वो जो कॉन्सोनेंट साउंड आपका रिपीट होता है भाई मेरे, वो वर्ड के मिडल में, उसका प्लेसमेंट कहां होता है, वर्ड के मिडल में, है ना। एलिट्रेशन में आपका कॉन्सोनेंट, सॉरी मिडल नहीं, इनिशियल में, यानी किसी भी वर्ड के फर्स्ट में, जैसे आपने बोला ब्यूटी बॉट बिग बैग। अब यहां पर ब्यूटी बी 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 बी, ये आपका कॉन्सोनेंट साउंड है जो बार बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, और बार बार रिपीट हो रहा है, सिमिलर साउंडिंग है, वर्ड के इनिशियल में है, इसको एलिट्रेशन कहते हैं। इको में क्या होता है, किसी भी टाइप का साउंड रिपीट होके टकरा के वापस लौटेगा, उसे आप इको कहेंगे। ये आपका पैथेटिक फॉलेसी है। गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर। अब गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर ये वर्ब से स्टार्ट हुआ है, और सेंटेंस जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होता है उसे आप इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं, उसे आप इंपैरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इंपैरेटिव सेंटेंस का जो आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं, या तो विल यू होता है या आपका वांट यू होता है ना। तो गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, हम किसको बोल रहे हैं ग्लास ऑफ वाटर, पानी लाने, जो मेरे सामने है, जो मेरे सामने है। और मेरे सामने है तो उसका टैग क्या होना चाहिए, या तो विल यू होगा या वांट यू होगा। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, इंपैरेटिव में नेगेटिव पॉजिटिव नहीं देखते हैं, इसीलिए विल यू भी वांट यू भी करेक्ट ऑप्शन डी फॉर दिल्ली होगा, ध्यान रखना। सेल भी नहीं होगा। 29 की बात कीजिए, कंडीशनल सेंटेंस है, इफ इमैनुअल डैश एनफ मनी टू बाय द कार ही वुड डैश गोन टू द मार्केट विद यू। अब देखिए, इफ इमैनुअल डैश एनफ मनी टू बाय द कार ही वुड डैश गोन। अब यहां पर गोन वर्ड का जिक्र है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। और अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ रहा है तो यहां पर आपने लिखा है क्या, वुड। स्ट्रक्चर होता है कंडीशनल सेंटेंस में, फिर वुड हैव होगा और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। आगे आप जो भी इस्तेमाल करेंगे यहां आपका हैड और प्लस भी थर्ड होना चाहिए, तभी आपका ये आएगा। और इसको आप बोलते हैं इम्पॉसिबल कंडीशनल। कंडीशनल सेंटेंस आपके होते हैं 4 टाइप्स के। ये इम्पॉसिबल है, हैड प्लस भी थर्ड, वुड हैव भी थर्ड। आइए यहां, इफ इमैनुअल डैश एनफ मनी, हैव तो होगा नहीं, यहां पर हैड अहेड होना चाहिए, ऑप्शन नहीं है। हैड ठीक है लगाया आपने। अब यहां पर हैड हैव अगर कर देंगे तो हैड हैव आपका नहीं होगा, क्योंकि हैड के साथ हैव नहीं आता। अब यहां पर हैव हैड और हैव का इस्तेमाल करेंगे तो गलत हो जाएगा। इफ इमैनुअल यहां होना चाहिए था हैड मनी, ही वुड हैव
यानी पेयर जो आपका बनता हैड प्लस भी थर्ड ऐसे, और आगे आपका वुड है ना, तो यहां पर हैव। सेकेंड ऑप्शन में भले ही हैव होना चाहिए, सेकेंड ऑप्शन में क्या होना चाहिए, हैव होना चाहिए, जो यहां पर हो रखा है हैव के साथ। लेकिन यहां अगर सिर्फ हैड लगाएंगे तब तो ये V2 ही माना जाएगा, और यहां पे अगर V2 का इस्तेमाल किए तो फिर वुड हैव भीतर नहीं, फिर आपका वुड होगा और डायरेक्ट V1 होगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, इफ इमैनुअल हैड एनफ मनी टू बाय द कार ही वुड गो, ही वुड गो, तब इस ऑप्शन के साथ जाते हैं। लेकिन यहां पर वुड डैश गोन है, यानी मॉडल के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो बीच में हैव आएगा, और वुड हैव भी थर्ड हुआ तो इंपॉसिबल कंडीशनल, फिर नेक्स्ट क्लॉज में हैड प्लस भी थर्ड चाहिए ही चाहिए, कहीं पे नहीं। करेक्ट ऑप्शन ई फॉर एलिफेंट, ध्यान रखना है। नंबर 30, देयर डैश प्लेंटी ऑफ स्पेस फॉर गेस्ट एट वेन्यू। प्लेंटी ऑफ स्पेस की बात कर रही है, बहुत सारा जगह है। देयर वॉच, देयर हैच, देयर आर। अब यहां पर स्पेस को आप काउंट थोड़े ना करेंगे, ये अनकाउंटेबल है, और प्लेंटी का इस्तेमाल काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के लिए, और अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर, देयर वॉच, हैज या आर का कोई सेंस नहीं बनेगा। आइए यहां लिटरेचर के क्वेश्चंस बहुत ही आसान हैं। क्या बोला गया कि मिल्टन वॉज एन एलिजाबेथन पोएट, अ जैकोबियन पोएट, अ बिलेटेड एलिजाबेथन पोएट। अब आइए जॉन मिल्टन की बारे में बात करेंगे। जॉन मिल्टन कौन हुए? जॉन मिल्टन की बात अगर आप करेंगे तो ये 1608 में पैदा हुए हैं, 1674 में इनकी डेथ हुई है। जॉन मिल्टन का ढेर सारा इंपॉर्टेंट वर्क है, लेकिन पहले इनके किस ईयर में ये हुए उसकी बात कर लेते। अगर आप जॉन मिल्टन की बात करेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर में रेनेसां पीरियड का जिक्र करना पड़ेगा। रेनेसां पीरियड जो है ये 14th सेंचुरी में आपका स्टार्ट होता है, और 14th सेंचुरी से 17th सेंचुरी तक ये चलता है। 17th सेंचुरी की अगर आप बात करेंगे तो 17th सेंचुरी में 1660 तक ये चलता है बंधु, इस बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। और रेनेसां पीरियड को आप 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एलिजाबेथन एज, जैकोबियन एज, कैरोलिन एज और कॉमनवेल्थ वाला मामला। चारों का नाम आप लोग लिख दीजिए कमेंट सेक्शन में। अब आइए, जॉन मिल्टन रेनेसां के जिस एज से बिलोंग करते हैं उस एज का नाम है कैरोलिन, कैरोलिन एज। और कैरोलिन एज का जो ड्यूरेशन है वह आपका है 1625 टू 1649। और इस एज को, इस कैरोलिन एज को इंग्लिश लिटरेचर में प्यूरिटन एज भी बोला जाता है, और इसी प्यूरिटन एज को एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है, एज ऑफ मिल्टन भी बोला जाता है। कैरोलिन एज में याद रखिएगा, सी से कैरोलिन और सी से चार्ल्स फर्स्ट, यानी कैरोलिन एज में जो किंग हुए वो चार्ल्स फर्स्ट हुए, सी से कैरोलिन, सी से चार्ल्स। अब यहां पर बोला गया एलिजाबेथन एज, आपके रेनेसां का ही पार्ट है एलिजाबेथन एज, और एलिजाबेथन एज आपका होता है 1558 टू 1603। और इस एलिजाबेथन एज के बाद आपका आता है जैकोबियन एज, और जैकोबियन एज आएगा 1603 1625। और इस जैकोबियन के बाद आपका आता है कैरोलिन एज 1625 1649। और फिर इसके बाद आपका आता है कॉमनवेल्थ का मामला, और कॉमनवेल्थ का मामला जो आपका है 1649 टू 1660, और यहां पे आपका रेनेसां हो जाता है कंप्लीट। मिल्टन वॉज एलिजाबेथन एज के राइटर नहीं है, मिल्टन तो 1608 में पैदा ही हुए हैं। मिल्टन साहब को जैकोबियन एज का राइटर नहीं माना जाता है, पैदा हुए हैं जैकोबियन एज में 1608, और जैकोबियन 1603 1625, तो ये आपके पैदा हुए हैं जैकोबियन में, लेकिन इनको माना जाता है कैरोलिन एज का राइटर, प्यूरिटन एज का राइटर, एज ऑफ मिल्टन। तो आप अगर बात करेंगे तो बिलेटेड, और बिलेटेड का मतलब उसके बाद जो हुआ, यानी एलिजाबेथन के बाद जो एज आया कैरोलिन, उसमें करेक्ट ऑप्शन आपका सी फॉर कनाडा। इसीलिए बोलता हूं ईयर वगैरह सब याद होना चाहिए, और जब तक याद नहीं होगा इस टाइप के क्वेश्चंस आपसे सॉल्व नहीं होंगे। क्लियर? अब आइए, जॉन मिल्टन का ढेर सारा वर्क है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रिगेन्ड,
एरियोपैगिटिका, लाइसिडस, कॉमस और भी वर्क्स हैं, और आप ये सब मेरे साथ पढ़ेंगे रात को 12 से 1 में इसी YouTube चैनल पे। और आज आप हमारी और आपकी मुलाकात होगी रात में 12 बजे भी, तो आप सभी को आना है, लिटरेचर का धुआं धुआं कर देंगे वहां पे। आइए नंबर 2, आज मिल्टन साहब से ही क्वेश्चन है, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड, यानी जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है ये कब पब्लिश हुआ। आइए, कई बार बता चुका हूं पैराडाइज लॉस्ट के बारे में, आज भी बता देते हैं क्या है पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की बात करेंगे तो इसके 2 वॉल्यूम्स आए, 1667 में फर्स्ट वॉल्यूम आया, 1674 में दूसरा वॉल्यूम आया। 1667 में फर्स्ट वॉल्यूम जो आया उसमें 10 बुक्स हैं, और 1674 में जो सेकेंड वॉल्यूम आया उसमें 12 बुक्स हैं। जॉन मिल्टन का जो पैराडाइज लॉस्ट है इसका जो सेकेंड वॉल्यूम है, इस सेकेंड वॉल्यूम का जो सोर्स है एक राइटर हुए वर्जिल, VIRGIL, या वर्जिल साहब का ऐसा भी नाम है VERGIL। तो इस वर्जिल साहब का एक पोयम है, उस पोयम का नाम है एनिड, AENEID। यानी जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट का सेकेंड वॉल्यूम जो लिखा गया वह वर्जिल साहब के एनिड पोएम से इंस्पायर होके, यानी यही इसका सोर्स है, ये आप ध्यान में रखेंगे। फिर ऐसा ही एक वर्क आया पैराडाइज रिगेंट, और पैराडाइज रिगेंट की बात करेंगे तो इसमें 4 बुक्स हैं, 4 बुक्स हैं, और ये पब्लिश हुआ है 1671 में। अब आइए क्वेश्चन, इन विच ईयर मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट वॉज पब्लिश्ड। 1668, 70 ना, 1667, 1667 फर्स्ट वॉल्यूम, करेक्ट ऑप्शन CC4 कनाडा, याद आपको रहना चाहिए। फिर मिल्टन साहब का आ गया कि मिल्टन बिकेम ब्लाइंड एट द एज ऑफ, मिल्टन साहब पैदा हुए 1608 में, डेथ होती है 1674 में, और ये ब्लाइंड होते हैं 1652 में। कैलकुलेट करेंगे 852 यानी 44, करेक्ट ऑप्शन CC4 कनाडा, याद रखना। और ये सब आपके माइंड में लॉक होना चाहिए और इधर लिखा हुआ होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। गोविंद गोस्वामी जी, क्या हाल चाल है बंधु। आइए 34, हु मेड द फॉलोइंग रिमार्क अबाउट मिल्टन, मिल्टन साहब के बारे में ये रिमार्क, ये किसने मिल्टन के बारे में बोला। मिल्टन वॉज ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, बिना किसी चीज को जाने हुए डेविल्स पार्टी में शामिल हुए। ये स्टेटमेंट किसका है, टिलियड का। टिलियड साहब का पूरा नाम है यूस्टैस, यूस्टैस टिलियड, यूस्टैस टिलियड। एसटी कॉलरिज, एसटी कॉलरिज रोमांटिक एज के राइटर हैं। सैमुअल टेलर कॉलरिज किस एज के राइटर हुए, ये रोमांटिक एज के। और रोमांटिक एज की बात करेंगे तो रोमांटिक एज कब से कब तक, 1798 1837 में। ये आपके ब्लेक साहब हैं, विलियम ब्लेक, ये भी आपके रोमांटिक एज के राइटर हैं। और जॉन मिल्टन के बारे में कि मिल्टन वॉज द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट, किन्होंने बोला, विलियम ब्लेक बोलने का काम किए। कल भी पढ़ाए थे ऑन मिल्टन, सोनेट भी है, ऑन मिल्टन सिंपल पोयम भी है। ऑन मिल्टन सोनेट लिखने का काम किए विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि रोमांटिक एज के राइटर, एसटी कॉलरिज के दोस्त। और ऑन मिल्टन पोयम जो है ये आपके लिखने का काम किए विलियम ब्लेक। विलियम वर्ड्सवर्थ जो लिखे आपके सोनेट ऑन मिल्टन 1802 में, और
विलियम ब्लेक जो लिखे 1804, 1810। एक चीज और बताया था कल कि एपिग्राम ऑन मिल्टन भी लिखा गया। एपिग्राम ऑन मिल्टन, और यह लिखा गया 1688 में, और यह लिखा गया जॉन ड्राइडेन के द्वारा। जॉन ड्राइडेन के द्वारा। यह सब आपको याद रखना होता है बंधु, ध्यान आप रखेंगे। अब आइए नेक्स्ट, आंसर दे दिया ना इसका? हाँ। हु इज द राइटर ऑफ द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन? द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर कौन है? विलियम शेक्सपियर? नहीं। विलियम वर्ड्सवर्थ? नहीं। जॉन मिल्टन? बिल्कुल हाँ। कौन है? जॉन मिल्टन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के राइटर हैं, यह आपको मालूम होना चाहिए। अब यहां देखिए बंधु, विलियम शेक्सपियर की बात करेंगे तो इनको क्या क्या टाइटल मिला? इन्हें बोला गया फादर ऑफ इंग्लिश ड्रामा, बार्ड ऑफ एवॉन, स्वीट स्वान ऑफ एवॉन, नेशनल पोएट ऑफ इंग्लैंड। किनको? विलियम शेक्सपियर को। विलियम वर्ड्सवर्थ को क्या क्या बोला गया? लेक पोएट, नेचर पोएट, द पोएट ऑफ नेचर, द चाइल्डहुड पोएट। ये आप कई बार पढ़ चुके हैं मेरे से। 1810 ठीक है बंधु। आइए यहां पे कॉम्प्रिहेंशन पैसेज, इसको आइए ध्यान से पढ़ लेते हैं। क्या है आपका ये कॉम्प्रिहेंशन पैसेज? तो बोला गया कि द ऑब्जेक्ट अंडरलाइंग द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस इज टू प्रिवेंट miscarriage of justice and secure fair play in action. As pointed out earlier, the requirement about recording of regions for its decisions by an administrative authority exercising quasi-judicial functions achieves his object by excluding changes of arbitrariness and ensuring a degree of fairness in the process of decision making. यानी न्यायिक प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, जुडिशियल सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, है ना, कि कैसे जस्टिस किसी को टाइम पे मिले। बोला जाता है जस्टिस इन डिले इज इनजस्टिस। अगर न्याय में देरी मिल गई तो वो भी एक प्रकार का अन्याय ही है। ये यहां पे बात किया जा रहा है। बिल्कुल बढ़ेगा, अभी 2-3 सेट ऐसा ही चलेगा, उसके बाद बढ़ेगा। अब आइए, कहां तक थे हम? यहां तक। कीपिंग इन व्यू द एक्सपेंडिंग होराइजन। होराइजन का मतलब जहां तक आप सोच सकते हैं, आपके सोचने और समझने की शक्ति कहां तक है। ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस विच गवर्न एक्सरसाइज ऑफ पावर बाय एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटीज। यानी जिसके पास जो पावर है वह वैसा ही किया जा रहा है। न्याय कैसे मिलेगा लोगों का, यह बात यहां पर किया गया है। द रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस आर नॉट एम्बॉडीड रूल्स। यहां पर रूल जो है नेचुरल जस्टिस का वह इसमें इंक्लूड नहीं है, वो बोला गया। द एक्सटेंट, एक्सटेंट का मतलब होता है एग्जिस्टेंस वाला मामला, ऑफ देयर एप्लीकेशन डिपेंड्स अपॉन द पर्टिकुलरली स्टैट्यूटरी यानी संवैधानिक फ्रेमवर्क वेयर अंडर जुरिसडिक्शन, न्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत हैज बीन कन्फर्ड। कन्फर्ड का मतलब होता है टू ग्रांट, किसी को कुछ देना, ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी विद रिगार्ड टू द एक्सरसाइज ऑफ पर्टिकुलर पावर by an administrative authority including exercise of judicial or quasi-judicial functions. The legislature यानी न्यायिक प्रक्रिया while conferring the said power may feel that it would not be in the larger public interest that the reasons for the order passed by the administrative authority be public interest, that the reasons for the order passed by the administrative authority be recorded in the order and be communicated to the aggrieved party and it may dispense का मतलब डिस्ट्रीब्यूट with such requirement। यानी नियम और कानून सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, इक्वालिटी का सेंस हो, सबको टाइम पे न्याय मिले, है ना, यही सब यहां बोला गया। जस्टिस डिलेड जस्टिस डिनाइड। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। ग्रामर का न्यू बैच स्टार्ट कीजिए सर। ग्रामर हाँ बिल्कुल कर देंगे, डोंट वरी, प्रॉब्लम में नहीं आना है, टाइम मिलने तो कर देंगे। हो सकता है विशाल जी फ्लो में 1820 निकल गया होगा, है ना, ऐसा होता है ना कई बार, भगवान तो है नहीं कि निकल गया होगा, बट 1810 है ना, ये ध्यान रखेंगे। यहां आइए, द रूल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस
आर नॉट एम्बॉडीड रूल्स मीन्स दैट दीज रूल्स, है ना, ये कैसा रूल होगा, फिर कैसा होना चाहिए। आर फेल डेलिबरेटली वेग, वेग का मतलब होता है समथिंग दैट इज नॉट क्लियर, नियम और कानून स्पष्ट होने चाहिए। कैन नॉट बी सेटिस्फैक्ट्री इंटरप्रेटेड, यानी इसको सेटिस्फाइड नहीं किया जा सकता है ना, ये ध्यान रखना है। आर फ्लेक्सिबल, द रूल्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस आर नॉट एम्बॉडीड रूल, है ना, यानी फिक्स पैटर्न पे ही नहीं चलेगा, सिचुएशन के अकॉर्डिंग आपको बदलना पड़ेगा, और वो आपका क्या होता है, वो आपका होता है फ्लेक्सिबल होना। आगे आइए। फ्रॉम द पैसेज it is clear that it is the legislature that invests the administrative authority with enormous powers, embodied rules, has the larger interest of public welfare। अब यहां पर क्या होगा, from the passage it is clear that, passage से ये क्लियर होता है, legislature that invest the administrative authority with enormous power, यानी कि पूरा का पूरा पावर दिया गया है उसको, ये बोला गया। फटाफट बताइए क्या होना चाहिए। गला सूख जाता है बोलते बोलते। अकॉर्डिंग टू द पैसेज देयर इज ऑलवेज अ गैप बिटवीन, पैसेज के अकॉर्डिंग एक गैप है, रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस एंड देयर एप्लीकेशन, न्यायिक प्रक्रिया में उसके एप्लीकेशन में हमेशा गैप देखने को मिला है। आगे बोला गया 39 टू डिस्पेंस विद रिक्वायरमेंट मीन्स, इसका क्या मतलब, टू डू विदाउट द डिमांड। डिस्पेंस विद रिक्वायरमेंट मीन्स यानी डिस्ट्रीब्यूट करे रिक्वायरमेंट को, टू डू विदाउट द डिमांड। अब टू ड्रॉप द चार्ज, टू कैंसल ऑल फॉर्मल प्रोसीजर्स। अब न्याय का डिमांड नहीं होना चाहिए, वो आपको देना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट है उस चीज की, इक्वल सेंस में, करेक्ट ऑप्शन ए। और अकॉर्डिंग टू द पैसेज नेचुरल जस्टिस कैन बी ब्रॉट अबाउट बाय, नेचुरल जस्टिस क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑथोरिटी रिमेनिंग विजिलेंट, administrative authority upholding rules of natural justice, administrative authority observing the rules of fair play, यानी न्यायिक प्रक्रिया होनी चाहिए, और इसी चीज की नीड है। करेक्ट ऑप्शन सी, C4 कनाडा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।